विसर्ग संधि का चौथा नियम देखें तो इसमें विसर्ग का श के अंदर परिवर्तन हो जाता है। श में परिवर्तन होता है। इसे हम देखें तो विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है, इसके बाद क्या होना चाहिए? त, थ, प या स, इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? श के अंदर हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। उदाहरण जैसे नमः प्लस ते, तो हमारे नियम के अनुसार हम देखें तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? त, थ, प, स में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर त है, तो इसका विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? श के अंदर। अब इसे हम शब्द में मिलाएं तो हमारा शब्द बनेगा न म स ते। हमारा शब्द क्या बनेगा? नमस्ते। हम दूसरा उदाहरण देखें तो नीह प्लस सहाय, शब्द क्या बनेगा? निस सहाय। विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? त, थ, प और श में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो विसर्ग का किस में परिवर्तन होता है? श के अंदर परिवर्तन होता है। इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? निस्सहाय। नियम हम 5 देखें तो इसमें विसर्ग का श में परिवर्तन होता है। कब होता है? जब विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? ई या ऊ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, और विसर्ग के बाद मतलब प्लस के उस तरफ क, ख में से कोई वर्ण होना चाहिए, ट और ठ में से कोई वर्ण होना चाहिए, प और फ में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? श षटकोण वाले श में हो जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। उदाहरण एक देखें तो नीह प्लस कलंक, ये क्या बनेगा शब्द? नी श कलंक। इसे हम समझने का प्रयास करें तो विसर्ग से पहले क्या है? ई है, प्लस विसर्ग के उस तरफ मतलब प्लस के उस तरफ हम देखें तो क वर्ण है। ये क ख वर्ग में से एक वर्ण है। इसे हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसलिए हम देखें तो विसर्ग का किसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा? श के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा निष्कलंक। दूसरा हम देखें उदाहरण दुह प्लस प्रभाव। विसर्ग के उस तरफ क्या है? ऊ है, प्लस विसर्ग के इस तरफ
प फ में से वर्ण है, तो क्या होगा, इस विसर्ग का श षटकोण वाले श में परिवर्तन हो जाएगा। इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, दुष्प्रभाव। हमारा शब्द बनेगा दुष्प्रभाव। हम एक और उदाहरण देखें, जैसे नीह प्लस फल है तो शब्द बनेगा निष्फल। ये विसर्ग प्लस प फ में से एक वर्ण है तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, श षटकोण वाले में। इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा निष्फल। अगला नियम हम देखें तो वो होगा विसर्ग का नहीं बदलना। विसर्ग कब नहीं परिवर्तित होगा, कि जब विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, तथा विसर्ग के बाद क और ख में से कोई वर्ण होना चाहिए, या प और फ में से कोई वर्ण होना चाहिए, तो इस विसर्ग का क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें, जैसे अंतः प्लस करण, शब्द क्या बनेगा, अंतः करण। हमारे नियम के अनुसार हम देखें तो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, त का विच्छेदन करेंगे तो त प्लस अ, त हलंत प्लस अ, और प्लस के उस तरफ विसर्ग के दूसरी तरफ क और ख में से एक वर्ण है, तो क्या होगा, इस विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। और इसे हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा अंतःकरण। हम दूसरा उदाहरण देखें तो प्रातः प्लस काल, शब्द बनेगा प्रातः काल। ये विसर्ग है प्लस इस तरफ क है, तो विसर्ग का किस में परिवर्तन होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ये हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रातः काल। अगला नियम हम देखें तो विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप कब होगा, विसर्ग के बाद यदि र आए तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और इसके पहले वाले वर्ण की मात्रा कैसी हो जाएगी, दीर्घ मात्रा बन जाएगी। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखें। उदाहरण हम देखें तो नीह प्लस रोग बराबर क्या बनेगा, निरोग। विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, र है, तो क्या होगा, विसर्ग के पहले वाले वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो हम देखेंगे इससे पहले क्या है, ये नी है,
इस नी की मात्रा दीर्घ करते हैं तो क्या बन जाएगा, नी। और इस नी को हम शब्द में मिलाएं तो हमारा शब्द बन जाएगा निरोग। दूसरा उदाहरण हम देखें तो नीह प्लस रस, शब्द बनेगा नीरस। ये विसर्ग है प्लस र, ये विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप। और इससे पहले वाले वर्ण की मात्रा कैसी हो जाएगी, दीर्घ। तो इस न की मात्रा कैसी हो जाएगी, दीर्घ। और ये हम शब्द में मिलाएंगे, ये हम शब्द में मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा नीरस। यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम समाप्त होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करना और इन नियमों को याद करने की कोशिश करना, जिससे आपके शब्द सही बन सकें।